बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरे यादों का शहर रहता है। आ, हाँ, मतलब मैंने भी सुना है नीलेश मिश्रा को। और अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, ये एक कमेंट का जवाब है। और जो दूसरा कमेंट था कि आखिर किस तरीके से पता चले कि जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो प्रोटिस्टा हैं, मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर में एक प्रोटीन है, वो मोटर का किस तरीके से आइडिया बनता है। जब आपने अपने टीचर से पूछा तो उनको इसके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं था। इस बात में जानने की ज़रूरत नहीं है हमें कि किसको आइडिया है, किसको आइडिया नहीं है। कहीं से आपको ऐसी जानकारी मिली है, उसको वेरीफाई कर लो। भाई, पेपर्स की, रिसर्च पेपर्स के इंटरनेट पे कमी तो है नहीं। हाँ, भले से ये दुखदाई स्थिति है कि हमने इंटरनेट को गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मतलब आप ये अगर आप ध्यान दें तो ये मात्र साइट हैं, ये इंटरनेट को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ये इंटरनेट का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दोनों ही परिणाम हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। तो बुरी बात यह है कि आप पूरे इंटरनेट से अछूते हैं कि इंटरनेट पे कहाँ जा कर के क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, किस तरीके से लोगों से बात की जाती है, वो बहुत बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 5 साल के अंदर में जो लोग इंटरनेट से मुखातिब हुए हैं उनका छूटा हुआ है। वो समझते हैं कि गूगल पे ही जो इन्फॉर्मेशन, गूगल मतलब सर्च इंजन है, आई नो गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन क्या आपको मालूम है गूगल के अलावा भी सर्च इंजन एग्जिस्ट करते हैं? ऑब्वियसली। अब याहू, बिंग वगैरह को तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन एक है डक डक गो, प्राइवेसी के मामले में बहुत बेहतरीन है। जिस तरीके से क्रोम हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तो भाई ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आप इस्तेमाल नहीं करते, फिर आप क्रोम इस्तेमाल करते हैं, फिर क्रोम से जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर ब्रेव इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेव के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं इस इंटरनेट एक्सप्लोरर के। तो बात ये चल रही थी कि किस तरीके से ये बात टीचर्स को शायद आपके मालूम नहीं थी कि भाई जो एटीपी सिंथेज है वो मात्र एक मोटर है, और बेसल बॉडी, जो फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी है, उसकी जो बेसल बॉडी की जो मोटर है और जो एटीपी सिंथेज की मोटर है, ये एक ही चीज़ है। बस एक बार में मोटर जो है राइट, एक क्लॉकवाइज मूव करती है, और एक में जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। लेकिन मुझे वैसे तो याद नहीं, पिन पॉइंट नहीं कर सकते आपको कि जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं और कैसे मिलती हैं। आप उसको बस क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, जो आप किसी भी पेपर से बहुत आसानी से कर पाएंगे। पबमेड, ये NCBI पबमेड होता है। मैं एक दिन सिखा दूंगा कि किस तरीके से जब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको किस तरीके से क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, एटलीस्ट बायोलॉजी या साइंस के रेल्म में। तो डॉक्टर रैंडी शेकमैन, तो साल 2010, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंटरनेट कनेक्शन घर पे लगा। और पहली बार उस वक्त जब आप यूट्यूब पर 2010 में, मतलब 12 साल पहले, साउंड्स, इट मेक्स मी साउंड ओल्ड कि जब आप मैं अपना बता सकता हूँ, जब मैं डाला करता था एनाटमी के लेक्चर्स देखने हैं या टॉक्सिकोलॉजी के लेक्चर देखने, उसमें कोई भी इंडियंस के लेक्चर आते ही नहीं थे। और बर्कली, येल, प्रिंसटन, MIT, दुनिया में जितनी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने एक ओपन कोर्सवेयर, उनका एक फ्री, उन्होंने हमेशा एक चलाया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर में नहीं है, इंडिया के अंदर में NPTEL जो कि नंबर 1 पे है। मतलब कि इंडिया में अगर कोई नंबर 1 पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, मगर अरे भाई साहब क्या थकेले तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब हैं कुछ ISC बैंगलोर के बेहतरीन इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स होंगे, या जीन्स के ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो जो मैंने लिए, मैं केवल वो उन लेक्चर्स के बारे में बता रहा हूँ जो कोर्सेज़ मैंने ख़त्म किए हुए हैं। चाहे IIT खड़गपुर के प्रोफेसर S दास गुप्ता के बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स हों, ये NPTEL। इस तरीके से इंडिया के अंदर में और भी हैं, स्वयं वगैरह, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलग अलग UGC वगैरह ने भी बनाया हुआ। लेकिन इतना घटिया मैनेजमेंट तरीके से उसके लेक्चर्स में, आप एक लेक्चर देख लें तो दूसरा लेक्चर आप ढूंढ नहीं सकते यूट्यूब पे, इतने बुरे तरीके से जो है वो बताया गया है। और बस टीचर के बैठा करके
मतलब ठीक है, इट्स ओके। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि प्रिंसटन, येल, बर्कली, MIT, UC डेविस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इलिनॉय, ये सभी जितने भी हैं उनके लेक्चर सीरीज़ जो हैं पड़ी हुई हैं और अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगी। इसके लिए मैंने एक जुगाड़ ये निकाला हुआ है कि bioshala.com जो है उसको मैंने वेबसाइट में जब कन्वर्ट किया, नोश अब मैं पहले एक अलग वेबसाइट होती थी, अब मैंने क्योंकि बायोशाला की ऐप बन गई है इसलिए अब उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया है bioshala.com को नोशन वेबसाइट के अंदर में। तो उसके अंदर में मैं मेरी ज़िंदगी है, उसके अंदर में एक नीट का हिस्सा है, एक लिखाई का, महफ़िल का, तो उसके अंदर में मैं जितने अच्छे तरीके से मुझे अभी डालना चाहिए वो डला नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मेरी किताब है, लाइफ है, उसके अंदर मैं वो धीरे धीरे चीज़ें डाल रहा हूँ। तो उसमें एक डब्बा है, कोर्सेज़ का डब्बा है, वो कोर्सेज़ जो मैंने लिए हुए हैं ज़्यादातर, तो उसके अंदर में जब आप जाएंगे कोर्सेज़ के अंदर में तो उसमें आपके साइकोलॉजी की हो गए, चाहे विनय लाल के कोर्सेज़ हो गए, स्टैनफोर्ड के कोर्सेज़ मैंने लगाए हुए हैं। तो उस 2010 के अंदर में बर्कली या येल, मेरे ख़्याल से येल में प्रोफेसर डॉक्टर रैंडी शेकमैन करके एक प्रोफेसर होते थे, उनका एक सेल बायोलॉजी का कोर्स था जो 3 टीचर्स ने पढ़ाया था, जिसमें सेल सिग्नलिंग वाला पोर्शन, सेल बायोलॉजी वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन हुआ करते थे। अब ये समझिए कि जब ये करके 2010 में और फिर मैं 2010, 11, 12 और फिर 2013 में जब मैं आइसर मोहाली पहुंचा, तब 2013 या 2014 के दरमियान जो है प्रोफेसर रैंडी शेकमैन को नोबेल प्राइज़ मिला। और वैसे तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन इंसान की फितरत होती है कि जब वो खुद कुछ हासिल नहीं कर पाता है तो जिन लोगों ने हासिल किया होता है उन लोगों के साथ आप अपने संबंध स्थापित करके उस फेम को, उसकी फेम को अपने ऊपर थोड़ा सा रगड़ करके अपने ऊपर लाना चाहते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है इंडिया के लोग। वैसे तो गाली देते रहेंगे एक दूसरे को, उन लोगों को, NRIs को गाली देते रहेंगे, लेकिन जब वही NRI कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के CEO बन जाते हैं, डोंट थिंक है, मतलब बड़ी कंपनियों के जब CEO बन जाते हैं तो फिर वही बोलते हैं कि देखो इंडियन है, देखो देखो इंडियन है, तो हम उसकी जो भले से उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, उसका वो आपसे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि उसकी शोहरत को केवल एक ये बता कर के कि हमारा इससे एक रिलेशनशिप है, हम उसको अपने ऊपर ऐसे रब ऑफ करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से जब मैं था तो मैंने बहुत बहुत मतलब मुझे बहुत मज़ा आया था डॉक्टर रैंडी शेकमैन के सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स देखने में, सुनने में। तो उसमें से मेरे ख्याल से तीसरा लेक्चर था जिसके अंदर में उन्होंने, दूसरा या तीसरा लेक्चर था जिसके अंदर में उन्होंने ये आइडिया रखा, बताया था। और ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मतलब सेल बायोलॉजी में मतलब अगर पिनेकल पे कोई व्यक्ति है तो यही है, जो आप एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो आप जानते हैं, मतलब कि वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो कि किस तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन बनता है, फिर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी, फिर वहाँ से वेसिकल और फिर वहाँ से बाहर निकलता है। ये जो एंडोमेम्ब्रेनस पाथवे है ये डॉक्टर रैंडी शेकमैन के द्वारा ही खोजा गया है और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था मेडिसिन के अंदर में, क्योंकि उसका एक एप्लीकेशन मिला था। हमको बायोलॉजी के अंदर में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, वो मेडिसिन के अंदर में दिया जाता है जब वो खोज बहुत कुछ अच्छा आउटकम लाने लगे बाहरी दुनिया के अंदर में। तो हाँ, मतलब और मतलब इसकी बात से बस मैं ये बात उजागर करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर में, इंडियन स्टडी सिस्टम के अंदर में, वो एक समवॉट क्लोज्ड डब्बे के अंदर में ही है। मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मुझे नए नज़रिए चाहिए। अब जैसे कि आज ही एक नया नज़रिया मुझे मिला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि ये है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ came into existence far after than the concept of life। ज़रा 2 मिनट दीजिएगा।
हमको लगता है कि, और ये लाइन मैं अक्सर बोल भी देता हूँ कि अगर ज़िंदगी है तो उसके साथ एक चीज़ ज़रूर आती है, वो है मौत, और ये बात बदल गई। बताइए, आज एक पॉडकास्ट सुनते सुनते ये बात बदल गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एग्जिस्ट्स इन ओनली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये बात आप जानते हैं। यहाँ तक कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एपोप्टोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में ही देखा जाता है। क्योंकि जो दुनिया में जब लाइफ ओरिजिनेट हुई 3.5 बिलियन ईयर अगो, तो वो बैक्टीरिया वगैरह थे ना, बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म थे, तो वो क्या करते थे, वो केवल डिवाइड कर जाते थे ना, डिवाइड कर जाते थे। कोई व्यक्ति मर नहीं रहा है, लाइफ आ चुकी है, लाइफ आ चुकी है, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ डज नॉट इवन एग्जिस्ट। डेथ का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। और वही सेल जब प्रोटिस्टा बनी और तकरीबन 1.5 बिलियन साल पहले मल्टी सेल्युलैरिटी आई, 2.5 बिलियन ईयर लगा लीजिए यूकैरियोटिक सेल आए होंगे, मतलब 3.5-4 पे लगा लीजिए बिलियन ईयर को लाइफ आ गई। फिर उसके बाद सारा का सारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहे, तकरीबन 2.5 मिलियन ईयर को तकरीबन आपका ये आ गई यूकैरियोटिक सेल आ गए, और तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर अगो आपके मल्टी सेल्युलैरिटी आ गई। और मल्टी सेल्युलैरिटी आने के बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये कितना खतरनाक नज़रिया है। रोज़ाना सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो कि आप सुनते ही बोलते हैं भाई यार सही बात, सही तो है ये हाउ कुड इट बी अदरवाइज, कि ये दूसरे तरीके से हो ही नहीं सकता था। सिंपल आइडिया आर द मोस्ट पोटेंट आइडियाज़। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके बताना बड़ा आसान है। ख़तरनाक नॉलेज या ख़तरनाक चीज़ वो होती है जब आप किसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर दें। और अब जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज हैं वो यही हैं एक्चुअली। तो रैंडी शेकमैन का वहाँ से मुझे अच्छी तरह से याद है। तो दे टीच यू इन अ रेट्रोस्पेक्टिव मैनर कि भैया कोई सवाल है, मतलब आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है कि भैया देखो ये एक सेल है, इसके अंदर में ये है, अरे भाड़ में जाए। मेम्ब्रेन फ्लूइड है कैसे पता, मेम्ब्रेन बाइलेयर है कैसे पता, उल्टा आया जाता है। और असल में देखा जाए तो साइंस ऐसे ही पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन चूंकि इंडिया के अंदर में जो इंसेंटिव है वो केवल और केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालने के लिए है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा कोर साइंस पे उतना अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। केवल सीखने के लिए, केवल मज़े लेने के लिए, केवल जानने के लिए नहीं पढ़ पाते हैं। इट्स ओके, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए या क्यों नहीं हो रहा है, आई विल नॉट रैंट ऑन इट, बट दिस इज़ अ मियर हम्बल ऑब्जर्वेशन कि ऐसा हो रहा है। हरियाणा से थोड़ा सा बड़ा है जर्मनी, थोड़ा सा बड़ा है, और पॉपुलेशन उससे भी कम, और पूरे इंडिया से ज़्यादा जो है उसकी पूरा का पूरा पैसा कमाता है, इतना ज़्यादा, पूरे इंडिया से ज़्यादा, हरियाणा से थोड़ा सा बड़ा उस, और पॉपुलेशन उससे भी कम। और बताइए ये हम हमारे यहाँ लोग हैं, जानकारी नहीं है अपनी कि भाई, मतलब वही है ना कि भाई हमारे यहाँ, मतलब सोच के देखो ना, मतलब कि तुम जितने भी बेहतरीन जर्मन टेक्नोलॉजी से बना, अरे भैया वो इत्तू सा है, इत्तू सा, ऐसा कैसे हो रहा है उसके पास, कि मतलब क्या है। अब तो इंटरनेट भी आ गया भाई, अब तो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास कोई नॉलेज जो है वो केवल और केवल एक कन्फाइंड स्पेस में है। अब तो इंटरनेट, अगर हाथ में इंटरनेट है तो उखाड़ सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें। लेकिन उसके बावजूद जो ट्रिमेंडस ग्रोथ हमने उसका इस्तेमाल किया, इंटरनेट का इस्तेमाल किया, लेकिन वही यूट्यूब के ऊपर चंद मेरे जैसे पढ़ाने वालों को ही फॉलो करने तक हम रह गए। असल जो इस्तेमाल है इंटरनेट का वो अभी बाकी है। खैर, तो बात को आगे बढ़ाते हैं आज, कि आगे की बात ये रहेगी कि हम बात करने वाले थे आज किस पे, प्रोटिस्टा और फंगस के ऊपर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटिस्टा की जो कैटेगरीज़ हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, उसके अंदर में जो पहली कैटेगरी है वो आपकी डाई एटम्स की है। डाई मतलब 2, एटम का मतलब होता है इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता और ज़्यादा। अगर आप ध्यान दें तो देखिए, ये आपने सुना होगा कि
कि भैया चीज़ें जो हैं वो, एटम का नाम आया ही वहीं से था कि छोटी से छोटी चीज़ ज़रूर होगी जो तोड़ी नहीं जा सकती है। ये नज़रिया दे रहा हूँ दोबारा से। तो लोगों ने उस वक्त की टेक्नोलॉजी के मुताबिक एक चीज़ देखी और उसको एटम का नाम दे दिया, और वो जो चीज़ थी वो क्या थी कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घूमता रहता है, और उसको हमने नाम दे दिया एटम। और हमने समझा कि यही है, लेकिन फिर आपको पता लगा नहीं भाई इसके अंदर में तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एटम तो तोड़ा जा सकता। अरे नहीं तोड़ा जा सकता जाओ उसके अंदर में जाओ। भाई जिस व्यक्ति ने एटम शब्द दिया था उसने ये थोड़ी कहा था कि इलेक्ट्रॉन पे रुक जाना। अब तुम्हारे पास ऐसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, तुम पहले एटम पे रुके, तो तुम्हें लगा कि ये इसको नहीं तोड़ा जा सकता, तुम उसके अंदर में घुसे, तुम्हें पता लगा यार ये तो तोड़ा जा सकता है, फिर तुम उसके अंदर में घुसे, पता चला कि क्वार्क हैं उसको भी तो उसके अंदर में घुसे, तो उसके अंदर में भी चीज़ें निकलती गई। जाते जा रहे हैं अभी अंदर और भी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, लेकिन एटम वो चीज़ को बताया गया था जिसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है अभी आप तोड़ पा रहे हो, ठीक है वो एटम नहीं था, आगे आप चलते जाओ चलते जाओ, जब ऐसी चीज़ पे पहुंच जाओ जिसको तोड़ा नहीं जा सकता तब कहेंगे उसको एटम। नज़रिया केवल और केवल। तो डाई एटम जो है वो यही है कि भैया दो बहुत ज़्यादा इंडिस्ट्रक्टिबल चीज़ है। कि पहली बात तो ये कि हम ये बात जिक्र याद रखिए कि 5 चीज़ें थी, उसमें से पहली 2 जो थी वो प्लांट की तरह थी, फिर आपका जो तीसरी थी वो मिक्सोट्रोफिक थी, फिर आपका स्लाइम मोल्ड्स फंगस की तरह थे, फिर प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल्स की तरह से थे। फोटोसिंथेसिस, और जो आपका द आइडिया ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि आपका शुरू हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक कीमोसिंथेसिस चला इस दुनिया के अंदर में, लेकिन उसके बाद फोटोसिंथेसिस आया, एग्जिस्टेंस में आया। अब ये समझ के देखिए कि ऑलमोस्ट हर सवाल का जवाब ये है कि सूरज चमक रहा है। ऑलमोस्ट नॉट एवरी, ऑलमोस्ट। गाड़ी चल रही है, तो एक बच्चा था, ये रिचर्ड फाइनमैन की किताब से ही है कि गाड़ी चल रही है, तो पिताजी से पूछा कि भैया पिताजी ये प्लांट जो हैं वो कैसे बना पाते हैं खाना? बोले कि बेटा सूरज चमक रहा है। तो ये जो गाड़ी चल रही है कैसे चल पाएगी? बेटा सूरज चमक रहा है। ये घर में बिजली आ रही कहाँ से? ये बेटा सूरज चमक रहा है तो जैसे कि गाड़ी का एग्जांपल, भाई गाड़ी कैसे चल रही है? गाड़ी चल रही है फ्यूल से, कि भाई जो जानवर थे जो पेट्रोल से, और पेट्रोल कहाँ से निकाला गया? धरती से निकाला गया है। क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल कैसे बना? कि भैया बहुत सारे जानवर थे वो पिचक गए थे, और पिचकने के बाद वो जो वहाँ पर वो ऑयल में कन्वर्ट हो गया। वो ऑयल कहाँ से बना? वो जानवर से बना। जानवर अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? पेड़ों से ले रहे हैं। और पेड़ कहाँ से ले रहे हैं अपनी एनर्जी? सन से ले रहे हैं। तो घुमा फिरा करके हम सन पे ही पहुँच जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो डायटम का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हम फोटोसिंथेसिस का ही जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बिल्कुल सबसे पुराने, धरती पे इतनी ऑक्सीजन थी थोड़ी, शुरुआती एनवायरनमेंट जो हम जानते हैं ऑक्सीजन का बहुत ही कम ऑक्सीजन हुआ करती थी। फिर ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गे हों, चाहे हमारे शुरुआत के डायटम्स हों, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये इनके पूर्वज थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस कर करके ऑक्सीजन बना दी इतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर में। और कितनी अजीब बात है कि ये ऑक्सीजन जो आज की तारीख में हमारे, हमको लगता है हम विच इज़ सिनोनिमस टू द लाइफ, विच इज़ सिनोनिमस टू द शुद्ध एयर है। ध्यान, नज़रिया कि सिनोनिमस है ऑक्सीजन, ज़्यादा हो तो हाँ सांस आ गई, वही जय ऑक्सीजन तो जीवन है, ऑक्सीजन तो यार। कोरोना के काल के दौरान तो मतलब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पे कितना बवाल हुआ था। लेकिन दुनिया के अंदर में जो पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ, पहला मास एक्सटिंक्शन, वो ऑक्सीजन की वजह से हुआ। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म उस वक्त तक पैदा हुए या बने और इवोल्यूशन की वजह से जिन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाई, वो इस तरीके के थे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन थी नहीं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रो करेंगे, उन्हीं के लिए ग्रो करना ज़्यादा अच्छी फेवरेबल कंडीशन थी और वही लोग ग्रो हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही इनके पूर्वजों ने, डायटम्स के पूर्वजों ने जैसे ही अपने, और साइनोबैक्टीरिया ने जैसे ही ऑक्सीजन बनाना शुरू किया फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, उस ही ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा लोग मरे। एक ख्याल है कि, ख्याल क्या है मतलब डेटा है, 2 डेटा पॉइंट हैं इस धरती पे आज तक जितने भी लोग ह्यूमंस पैदा हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा,
उनमें से 50% को मच्छरों ने मारा है। आधी दुनिया को मच्छरों ने ख़त्म किया। आज तक जितने इंसान इस दुनिया पे पैदा हुए हैं, कितनी कितनी ख़तरनाक डेटा है ये, जस्ट ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड इट। और 99% स्पीशीज़ जो आज तक इस धरती पे आई हैं विलुप्त तो हो चुकी हैं, हो चुकी 99%। हम तो रहेंगे इस बात की, हम नहीं रहेंगे इस बात की पूरी गारंटी है। हमारे सारा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। गारंटी है क्योंकि अनलेस एंड अनटिल लाइक एटलीस्ट धरती पे से तो नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो हम बहुत पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन एक टर्मिनल आर्गुमेंट ये है कि भैया हमारा जो सन जो जल रहा है उसमें फ्यूल है, वो फ्यूल ख़त्म होगा, एक रोज़ आएगा वो फ्यूल ख़त्म होगा और वो अपनी ही ग्रेविटी के तले कोलैप्स करेगा और एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस वक्त फिर हमारे ग्रेविटी ऊपर नीचे होगी और धरती अपनी पोजीशन जब चेंज करेगी तो लाइफ उसके ऊपर नहीं बचेगी, इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी। लेकिन कभी आपने सोचा कि हम बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं कि सूरज जल रहा है, सूरज जल रहा है, सूरज जल रहा है, और जब हम बनाते हैं तो बनाते भी इस तरीके से कि लपटें निकल रही हैं आँख की और सूर्य देवता, सूर्य भगवान। लेकिन अगर ध्यान दें अगर आप, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बगैर तो कोई चीज़ जल नहीं सकती, और वहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं तो आखिर कैसे जल रहा है पूरा का पूरा सूरज? सोचिएगा, जब आप पूछेंगे तो बता देंगे तुम्हें। आज थोड़ा थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं लेकिन ठीक है, आनंद लीजिए, जानकारी है। तो जो डाई एटम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस उन्होंने, अब उसकी पॉइंट ये है कि उसको बताया गया कि जैसे सोप का पुराना जो डब्बा आता था, आजकल तो आई डोंट नो कि इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं लोग, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से पहले याद है मुझे डब्बा आता था सोप बॉक्स का, लेकिन अब तो मतलब एटलीस्ट मैंने केवल और केवल नीचे वाला हिस्सा केवल जिसमें साबुन रखा जाता है वही आता है। अब आते होंगे, गारंटी ऑब्वियसली आते होंगे। तो बिल्कुल उसी सोप बॉक्स की तरह वो फिट हो जाता है एक दूसरे के अंदर में, और उसके अंदर में लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो उसका बाहर का सेल वॉल वाला पोर्शन है वो इतना ज़्यादा हार्ड है कि वो कभी नष्ट ही नहीं हो पा रहा है, और वो जैसे ही उसके अंदर का ऑर्गेनिज्म मरता है वो धीरे 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 नीचे जो है बैठ जाता है। आपके पास आपने कभी, और मतलब कि धरती, मतलब आप जानते हैं कि कितने ऊंचे पहाड़ हैं धरती पे, और कितना मैरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं कि धरती कितना ज़्यादा गड्ढा है, और ये दोनों एक ही जगह पे नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन एक और ख़्याल जो नील डिग्रीस टाइसन ने बताया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि अगर धरती इतनी बड़ी हो जाए कि आप अपने हाथ में वो ले सकें, मतलब आप याद है आपको जो बॉलिंग करते हैं ऐसे करके बॉल करते हैं और वो सामने बॉल जाती है और वो बोतल जैसी लकड़ी के होते हैं उनको गिरा दिया जाता है, बॉलिंग उसको बोलते ही बॉलिंग है। तो वो जो गेंद है कितनी ज़्यादा स्मूथ होती है, कितनी ज़्यादा स्मूथ होती है। अगर हमारी धरती को उस गेंद के, बॉलिंग की गेंद के आकार जितनी अगर गेंद बना दी जाए, तो आज तक दुनिया में कोई भी गेंद, बॉलिंग की जो गेंद है इतनी स्मूथ नहीं है जितनी की धरती होगी। धरती देखने में भले से आपको लगता है कि बड़े, अरे इतने पहाड़, इतने ये, इतना फलाना, बड़े लेवल पे अर्थ वन ऑफ द स्मूदेस्ट चीज़ में आती है। मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा स्मूथ बॉलिंग बॉल बन जाएगी अगर अर्थ इसका साइज़ इतना हो जाए तो। खैर, हम बात कर रहे थे कि डायटोमिशियस अर्थ के बारे में, कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मरे नहीं, धीरे धीरे इकट्ठे होते चले जाते हैं। अब जब कोई बहुत छोटी सी इंक्रीमेंट अगर लगातार हो चली जा रही है और वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक होती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा विकराल, विराट रूप ले लेती है।
इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन के बढ़ने की जो वजह है वो हम जानते हैं कि वो वजह है ये कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस वगैरह से शुरू कर दिया गया था, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन बड़ा लाजमी है। नाइट्रोजन जो है वो इतनी कम मात्रा में वॉल्केनो वगैरह से निकलता है, बहुत ही कम मात्रा में जब वॉल्केनो इरप्ट वगैरह होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन इतना इनर्ट गैस है कि कहीं रिएक्ट नहीं करता, कहीं कुछ नहीं करता है, और वो धीरे 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 इतने लाखों सालों के दौरान केवल इकट्ठा होता रहा, और आज देखिए कि 70% से भी ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस एग्जिस्ट करती है वो नाइट्रोजन है। और विपदा यही है कि नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा होने के बावजूद ना तो प्लांट ना तो एनिमल कोई उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। केवल बैक्टीरिया उसको इस्तेमाल कर सकने वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने अभी पिछली क्लासेस के अंदर में जिक्र जिसका किया था। तो जो फोटोसिंथेसिस डायटेमिशियस अर्थ जो बन गई है, वो डायटेमिशियस अर्थ जो है उसका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि पुराने ज़माने में जब आपको, आज तो और भी चीज़ों से वो चीज़ बनाई जा सकती है, घरों में आपके संगमरमर होगा, तो पत्थर को घिसने के लिए, शाइन करने के लिए आपकी बट्टी आती है। नॉर्थ इंडिया में एक शब्द का इस्तेमाल होता है बट्टी। तो बट्टी अलग अलग नंबर की होती है, उसकी पोरोसिटी के ऊपर होती है, वो इस्तेमाल की जाती है। जो आपके घर में जब पत्थर लगता है, दो कोटा पत्थर लगता है, संगमरमर का पत्थर लगता है, ग्रेनाइट लगता है, अलग अलग तरीके के पत्थर लगते हैं, लेकिन उसको आपको क्या करना पड़ता है, घिसाई करनी पड़ती है उसमें शाइन डलवाने के लिए, और उसको एक फ्लोर, एक लेवल, एक उस पर लेकर के आने के लिए, एक ही तल पे लेकर के आने के लिए। तो वो जो घिसाई है, वो जो बट्टी है, वो एक ज़माने में और अभी भी कई जगह पर वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो डायटेमिशियस अर्थ ही है। और क्योंकि उसके अंदर में पोर हैं, जिस तरीके से एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर में जो आप जेल बनाते हैं उसके अंदर में पोर होता है, उसका एक पोर साइज़ है, और वो इतना है कि वो आपके डीएनए के जो साइज़ के बेसिस पे आप डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी है। उसी तरीके से हम अलग अलग तरीके की चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं उस पत्थर की बदौलत, क्योंकि उसके अंदर में इस लेवल के पोर हैं। और फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उसके अंदर में जो इस्तेमाल लिखे हुए हैं आपके अंदर में, डायटेमिशियस अर्थ के जो इस्तेमाल लिखे हुए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर में। फिर दूसरी चीज़ आती है डाइनोफ्लैजिलेट्स के भैया, जिसके पास दो तरीके के फ्लैजिला हैं, और गोनियोलेक्स जिसमें से एग्जाम्पल है, जो कि रेड टाइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जो मोटा माटी कॉन्सेप्ट है वो ये कि जब हवाएं चलती हैं तो समुद्र के किनारे से हवाएं उठ करके धूल मिट्टी को भी जो है वो आपका उड़ा करके ले जाती है, और धूल मिट्टी में आपके बैक्टीरिया मौजूद हैं, अलग अलग ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि धरती की जो मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली परत है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, रिच होती है वो ऑर्गेनिक मैटर को लेकर के। तो अगर वो, तो आप जानते हैं कि अगर घास न हो तो क्या होगा कि घास न होने की वजह से जो ऊपर की लेयर है वो सूख करके उड़ जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है आपका। अगर बाढ़ आ जाती है तो ऊपर की लेयर उड़ जाएगी और आपका सॉइल इरोजन हो जाएगा। हवाएं चल जाती हैं, मिट्टी सूख करके उड़ जाएगी तो आपका सॉइल इरोजन हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि वो जो ऊपर वाली मिट्टी है उसके अंदर में अच्छा खासा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो जब हवाएं उड़ करके ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी की फॉर्म में डंप कर देती हैं समुद्र के बीचों बीच ले जा करके, और आप जानते, इतना आसान नहीं होता। आप जानते हैं कि समुद्र में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, समुद्र को मिलाया जाना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा कई वीडियोज़ में कि एक छिछला पानी है समुद्र का और एक नॉर्मल पानी, और मिलते ही नहीं है। मतलब इतना, ऐसी लाइन बनी होती है, पानी आपस में मिल ही नहीं पा रहा है, ऐसे ऐसे लाइन बनी पड़ी है समुद्र के अंदर में। तो वो अपनी डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से दो तरीके के पानी इतनी जल्दी आपस में मिल जाएं, इतना आसान नहीं होता है पानी का। देखने में लगता है कि पानी तो ये डालो मिल जाएगा, लेकिन उतना आसान नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा। और आप जानते हैं कि डिफ्यूजन जो है, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई डिफ्यूजन से मिल जाना चाहिए, क्योंकि
लेकिन आप समझिए कि डिफ्यूज़न इतना ज़्यादा स्लो प्रोसेस है कि बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 2.5 सेकंड के अंदर में 50 माइक्रोमीटर चलता है। जब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, बड़े कन्वर्ट करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन एक कमरे में एक मॉलिक्यूल को 10 मीटर या 5 मीटर चलने के लिए जो है वो शायद 1 हफ़्ता लग जाए, अगर वो केवल डिफ्यूजन से ही चले तो। डिफ्यूजन इतना ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपने 2 समुद्रों को, 2 अलग-अलग डेंसिटी वाले समुद्रों को मिलाया तो तुरंत मिल जाएँगे, तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ तक कि गर्म पानी और ठंडा पानी तक आपस में नहीं मिलते हैं मतलब इतनी आसानी से। 2 चीज़ों को, कई एक्सपेरिमेंट आपने देखे होंगे इस तरीके से कि गर्म पानी है तो, क्योंकि गर्म चीज़ें आप जानते हैं कि ऊपर उठती हैं और ठंडी चीज़ें नीचे बैठती हैं, और उसका सीधा सा कारण ये है कि जब चीज़ें गर्म होती हैं तो फैलती हैं तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन वज़न तो उतना ही है। तो डेंसिटी इसकी क्या हो गई है, कम हो गई है, लेस डेंस हो गया है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ा दिया है, मास उतना का उतना ही है, तो डेंसिटी ओवरऑल कम हो गई। और जब डेंसिटी कम हो गई तो फिर वो ऊपर की तरफ तैरने लगता है। जब चीज़ें ठंडी होती हैं तो सिकुड़ती हैं तो मास उतना ही है, वॉल्यूम कम हो गया है, तो मतलब ये ज़्यादा डेंस हो गई है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं। तो वो अगर दोनों ऐसे पानियों को मिलाया जाता है तो जो ठंडा पानी है वो नीचे वही बैठा रहेगा और गर्म पानी जो है वो ऊपर ही बैठा रहेगा। और जहाँ जहाँ ये पानी एक दूसरे को मिलेगा वहाँ पे मूवमेंट क्रिएट होता है। मतलब हवा क्यों चलती है, हवा चलने का जो प्रमुख कारण है वो यही तो है भाई। देखिए ये जो हवाएं हैं ये भी फ्लूइड ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में ही आप ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो एक जगह मौसम गर्म है, एक जगह मौसम जो है ठंडा है, तो वही है कि जो एक जगह गर्म मौसम, एक जगह ठंडा मौसम, तो डेंसिटी का ग्रेडियंट बन जाता है। मतलब कि आपके कंसंट्रेशन या आप कह लीजिए प्रेशर का ग्रेडियंट बनेगा। और जब प्रेशर का ग्रेडियंट बनता है तो जो मॉलिक्यूल हैं वो जा सकते हैं आपका किस में, अपने हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह पे जाएंगे तो कभी वो मोमेंटम ले लेते हैं कभी कभी, और वही मोमेंटम की फॉर्म जो है वो कहलाती है आपका क्या, हवाएं कहलाती हैं। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके घर में अगर कहीं एग्जॉस्ट फ़ैन है तो आप जब एग्जॉस्ट फ़ैन चलाते हैं तो हवा चलती है, और कभी कभी तेज़ हवाएं चलती हैं तो एग्जॉस्ट फ़ैन भी हिलने लगता है। तो जब आप इस क्वेश्चन पे बैठ कर चिंतन करेंगे कि हवाएं चलती हैं तो एग्जॉस्ट फ़ैन हिल चलता है, या एग्जॉस्ट फ़ैन चलता है तो हवाएं चलती हैं, जब इस सवाल पे आप बैठ के थोड़ा चिंतन करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से और अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो वापस से आ जाते हैं हम अपने इसी वाले कॉन्सेप्ट पे कि, और समुद्र में भी वो इस तरीके से फ्लो चलता है। मतलब समुद्र के अंदर में आपको मालूम है समुद्र के अंदर में भी नदियाँ मतलब समुद्र के अंदर में भी पानी की पूरी धारा प्रवाह चलती है। मतलब कि समुद्र है और समुद्र के अंदर में एक पानी की अलग से लहर चल रही है, एक पानी अलग से नदी की तरह से बह रहा है, सोचिए। खैर, तो हम बात कर रहे थे डायटेमिशियस अर्थ की। तो हम बात कर रहे थे किस तरीके से मिट्टी उड़ जाए तो उसके अंदर में ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही कहीं पे पहुंच जाएगा तो वैसे ही अब ऑर्गेनिक मैटर है, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को जैसे ही आपको मिलेगा तो उसको खाने वाले बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे। तो आपके वहाँ पर पहले से ही जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो नॉर्मल बैक्टीरिया हो, चाहे वो गोनियोलेक्स हो, चाहे वो कोई भी हो। आपने एल्गल ब्लूम शब्द का नाम सुना है, आपने साइनोबैक्टीरिया के ब्लूम शब्द का नाम सुना है, आपने रेड टाइड का नाम सुना है। ये है क्या? देखिए, इंसानों को भी मौका मिलेगा अगर इंसानों को पर्याप्त जगह और पर्याप्त खाना, ये दोनों चीज़ें, फूड एंड स्पेस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप असीमित मात्रा में अगर किसी को देने की कोशिश करेंगे तो फिर वो लॉगरिदमिक ग्रोथ जो है वो शो करता है। और यहाँ तक कि हाथी की पॉपुलेशन भी मतलब बहुत ही कम समय में धरती भर देगी अगर उनको अनलिमिटेड मात्रा में फूड और स्पेस दे दिया जाए तो। और यही एक छोटे से लेवल पे हो जाता है बैक्टीरिया, एल्गल ब्लूम या रेड टाइड के साथ में, कि उनको उनके खाने का माल पानी मिल गया है, ऊपर से लाइट आ रही है, नीचे से ऑर्गेनिक मैटर मिल गया है, मतलब कि कच्चा माल भी मिल गया है, मिनरल्स भी मिल गए हैं, और ऊपर से लाइट भी आ रही है। अब पागलों की तरह ग्रो करो, समुद्र तो है ही तुम्हारा।
जितना ग्रो कर सकते हो ग्रो करो, और वही होता है। तो जो कोर कॉन्सेप्ट है एल्गल ब्लूम का, रेड टाइड का, या साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ का, वो सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है कि जब आप असीमित, ऑलमोस्ट असीमित सी मात्रा के अंदर में स्पेस और असीमित सी मात्रा में आप खाना प्रोवाइड कर देंगे, तो वो पागलों की तरह ग्रोथ जो है वो शू करना शुरू कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आज भी काफ़ी सारी चीज़ सीखी होंगी आपने। लेट इट बी अ लेक्चर सीरीज़। खैर, जल्द मिलेंगे अपने। मैं उतना अच्छे से कि जवाब लिख नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ, आपके सवाल अगर इम्पोर्टेंट मुझे लगेंगे तो मैं उनको ज़रूर अपने अगले लेक्चर में शुमार करके उनकी जवाब दे दूँगा। और जो हाँ, जहाँ तक फ़िज़िक्स वाले क्वेश्चन की बात है, तो हाँ, मैं विकास से पूछता हूँ कि उसके आगे वाले वीडियोज़ को डिस्कस करने के लिए। विकास इज़ गोइंग टू ताइवान फॉर हिज पोस्ट डॉक, तो ठीक है, लेट मी आस्क हिम। जब ये, अगर आपको पोस्ट डॉक नहीं पता तो पीएचडी के बाद एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होती है जो आप करते हैं, ज़्यादातर पीएचडी के बाद जो करते ही हैं पोस्ट डॉक। खैर, जल्दी मिलेंगे हम।